हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। मतलब चैप्टर एंड में जो हमें क्वेश्चंस गिवन है वो हम करेंगे। जो इंडेक्स क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? A 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ अ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रॉन। तो ऑक्सीजन और ब्रॉन को मिलाकर हमने एक कंपाउंड बनाया। कंपाउंड जो है वो कितने ग्राम का है? 0.24 ग्राम का है। ठीक है, बाय एनालिसिस टू ऑब्टेन, जब हमने इसे एनालिसिस किया उसका कंपाउंड का, तो क्या निकला कि 0.096 ग्राम ऑफ ब्रॉन है और 0.144 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन है। तो हमें इसके अंदर जो कंपाउंड का कंपोजिशन है उसकी परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है वेट से। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपने परसेंटेज निकालना सीखा होगा जब आप स्कूल की परसेंटेज निकालते होगे, यूनिट टेस्ट वगैरह होते होंगे तो उसमें आप खुद परसेंटेज निकालते होगे। तो उसी तरीके से हमें इसमें भी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज हम कैसे निकालते थे? ऑब्टेन, जितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं इनटू 100 अपॉन में टोटल डाल देते थे हम। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हमने करना है। सबसे पहले हम ब्रॉन का करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करना है? ब्रॉन का वेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या था? ब्रॉन और कंपाउंड मिलके क्या बना रहे थे? सॉरी, ब्रॉन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे थे? कंपाउंड बना रहे थे, दैट इज B+O। ठीक है, ब्रॉन कितना था? 0.096 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना है हमारा? 0.144 ग्राम है। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो एक कंपाउंड बन रहा है जिसका जो वेट है दैट इज 0.24 ग्राम है। ठीक है, तो दोनों का हम निकालेंगे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो ब्रॉन का कैसे निकालने वाले हैं? वेट ऑफ ब्रॉन इनटू 100 अपॉन टोटल। ठीक है, तो चलिए वेट कितना है इसका? है 0.096 इंटू 100 अपॉन में टोटल चला जाएगा, दैट इज 0.24। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जीरो, ये पॉइंट हटाया तो नीचे आपका 3 जीरो आ जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 जीरो आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम कट कर लेते हैं। 3 जीरो यहाँ से कट हुए, ये यहाँ से कट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या बन जाता है आपका? जब आप इसको टोटल कट करके देखते हैं सबसे पहले हम, तो 2 से कट करते हैं हम। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, तो 4 आ गया और यहाँ पे 10 बचा था। तो 4 इंटू 10 करोगे तो आपका आ जाएगा 40% आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रॉन का कितना निकल गया? 40%। अब बारी आ जाती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हम निकालते हैं तो सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे, दैट इज वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 100 अपॉन में चला जाएगा टोटल। तो ऑक्सीजन का कितना था? 0.144 ग्राम इंटू 100 अपॉन में चला जाएगा 0.24। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 2 जीरो लग गई, ये पॉइंट हटाया तो इंटू करके हमने लिख दिया 3 जीरो। ठीक है, ये 3 जीरो इन 3 जीरो से काट देंगे हम। ठीक है, चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो 2 से काटते हैं हम, 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब ये देखते हैं किससे कट रहा है। 3 6 ज़ा 18। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, तो ये 6 से आ रहा है तो 6 इंटू 10 बच रहा है, तो दैट मीन्स इसकी परसेंटेज आ रही है 60%। ठीक है, तो हमने दोनों का कैलकुलेट करके बता दिया। एक की आ रही थी, ब्रॉन की आ रही थी 40% और इसकी आ रही है 60%। ठीक है, यही हमें इसमें बताना था। चलिए, ये बहुत आसान था क्वेश्चन, परसेंटेज निकालना आपको आता ही है। उसी तरीके से हमने इसमें भी नॉर्मल परसेंटेज निकाली है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न, जला दिया किसमें? इन 8.00 ग्राम ऑक्सीजन एंड 11.00 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। तो
कार्बन आपको पता है, एक चीज़ आपको पता है, इसका फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है हमारा, ठीक है, इतना आपको पता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि 3 ग्राम का कार्बन, ठीक है, 3 ग्राम्स का कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमें कितना दे रखा है 8 ग्राम्स, तो मिलके कितना बनता है कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम, ठीक है, ये चीज़ हमें बोल रखी है। आगे देखते हैं, व्हाट मास ऑफ द कार्बन डाई will be formed when 3 ग्राम of carbon is burned in 50 ग्राम of oxygen। देखो अब इसमें पूछा गया है कि मास क्या होगा, जैसे इसमें मास एक बोल दिया गया कि 11 ग्राम होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो, ठीक है, तो कितना होगा अगर कार्बन जो है वो 3 ग्राम होगा और 50 ग्राम जो होगा वो ऑक्सीजन होगा, मतलब 3 कार्बन होगा प्लस 50, तो इसका मास कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा। और हमें ये भी बताना है विच लॉ ऑफ कार्बन केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर, तो कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसमें लग रहा है वो भी हमें इसमें बताना होगा, ठीक है। अगर मैं इनके एटॉमिक मास की बात करती हूँ, देखो सबसे पहले हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस, तो इसका बनेगा 32, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 44, ठीक है। और हमें इसमें क्या गिवन है 3 ग्राम प्लस 8 ग्राम बनता है आपका 11 ग्राम, ठीक है। क्या आप देखो एक बार ध्यान से, क्या इसमें इसका हम एक रेशियो बना सकते हैं, देखो ये जो आ रहा है अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर दें तो आपका 11 आ जाएगा, इसको दोबारा से हम 4 से अगर इसे डिवाइड कर देते हैं 4 से तो फिर से हमारा 8 आ जाएगा, अगर इसको भी हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 3 ग्राम आ जाएगा, मतलब ये एक रेशियो बन रहा है इसमें, ठीक है, 3:8 रेशियो बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बन जाता है 11 ग्राम। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 से हमारा रेशियो बन जाएगा, ठीक है, कार्बन का बन जाएगा, लेकिन अगर 50 की ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो नहीं बन पाएगा रेशियो, क्योंकि यहाँ 50 है तो कोई रेशियो बन ही नहीं पा रहा है, तो इसीलिए ये चीज़ क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बन जाएगी जो कि अनरिएक्टिव होगी, ठीक है। और अगर मैं इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करती हूँ तो इसमें आएगा आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास होना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो इसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास बन रहा है, एक रेशियो में आ रहा है, लेकिन इसमें कोई रेशियो में नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन रेशियो में नहीं आएगा क्योंकि अनरिएक्टिव हो रहा है वो, ठीक है। या तो आप बोल सकते हो कि डेफिनेट प्रोपोर्शन, या तो आप बोल सकते हो कि डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास होगा इसके अंदर, या इसको एक और तरीके से बोल सकते हो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। इतना तो क्लियर है, दोनों ही सेम चीज़ है, ठीक है। और लास्ट में आप लिख सकते हो कि ये चीज़ पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि द एक्स्ट्रा, जितना भी आपका एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था, द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दैट इज 50 माइनस 8 दैट इज 42 ग्राम का ऑक्सीजन विल रिमेन अनरिएक्टिव, वो क्या रह गया, एक अनरिएक्टिव रह गया, उसका कोई रेशियो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आप सिंपली ये दो चीज़ें आप लास्ट में लिख दोगे, ठीक है, और ये चीज़ आप करके दिखा देना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है जी। इतना क्लियर है, दोनों ही बहुत क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान थे और डिफरेंट भी थे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयन, ये क्या होता है हमारा, आयन का मतलब होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होना, पॉइंट का मतलब है कि मैनी, इसका मतलब होता है कि मैनी, ठीक है, और एटॉमिक आयंस जो कि इसमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करती हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पॉलीएटॉमिक आयंस आर द ग्रुप ऑफ एटम्स, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं विच कैरी, वो क्या कैरी करते हैं, आइदर पॉजिटिव, या तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, या तो नेगेटिव चार्ज को कैरी करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, दैट इज CO3 और 2 ऊपर माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक तो
3b नीचे आ रहा है, दैट मीन्स मैनी हो गए इसके अंदर, ठीक है, मैनी एटॉमिक हो गया इसके अंदर। और आयन इसमें बोला क्या, ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना, तो दैट मीन्स ये पॉली एटॉमिक आयन है, ठीक है। एक और एग्जांपल की बात करती हूँ, फॉस्फेट, इसका क्या होता है, PO4 3 ऊपर नेगेटिव में होता है, तो ये भी क्या हो गया, पॉली एटॉमिक आयन हो गया, ठीक है। तो ये हो जाता है एग्जाम्पल। तो सिंपली अगर 1 मार्क्स में डेफिनेशन आती है तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, एक एग्जाम्पल याद करो और ये छोटी सी डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है। चलिए आगे हम 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग। ये तो हमें इंडेक्स क्वेश्चंस में भी किया, हमें कैसे केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाने होते हैं, तो चलो एक बार और सीख लेते हैं हम। तो कैसे बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, सबसे पहले हम सिंबल लिख लेंगे। मैग्नीशियम का क्या सिंबल होता है, उसका होता है Mg। क्लोराइड का क्या होता है, Cl, ठीक है। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, वो कितना होता है, 2 होता है, और क्लोराइड का कितना होता है, 1 होता है। अब हम करेंगे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो Mg ने लिया 1, ठीक है, 1, और क्लोराइड ने लिया, Cl ने लिया 2, Cl2, तो आप इसको लिख सकते हो MgCl2, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो। तो ये क्या बन जाता है, आपका केमिकल फॉर्मूला बन जाता है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी थी 2 और क्लोराइड की थी 1, तो उस अकॉर्डिंग हमारा क्या बन जाता है, सिंबल बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का क्या होता है, Ca होता है सिंबल, और ऑक्साइड का होता है O, मतलब ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, और ऑक्साइड की कितनी होती है, 2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो कैल्शियम ने लिया 2, दैट इज Ca2, और ऑक्सीजन ने लिया 2, तो ऐसे आपका ये क्या बन जाता है, सिंबल बन जाता है। अब आप कर सकते हो इसे कट, 2 से 2 कट हो गया, तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, CaO, ठीक है। तो ये सिंबल बन जाता है, ये कट हो जाएगा नीचे से। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर का क्या होता है, Cu होता है, और नाइट्रेट का होता है NO3 सिंबल, ठीक है। अब वैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो कॉपर की वैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट की होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Cu ने लिया 1, Cu1, और NO3 इसमें ब्रैकेट लगा देती हूँ, उसने लिया 2, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं CuNO3 ब्रैकेट करके 2, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्या होता है, Al, और क्लोराइड का कितना होता है, क्लोराइड का होता है Cl, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, एल्यूमिनियम की होती है 3, और क्लोराइड का ऊपर ही देखा था हमने, क्लोराइड की होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्यूमिनियम ने लिया 1, क्लोराइड ने लिया 3, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो AlCl3, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का क्या होता है, Ca, और कार्बोनेट का होता है CO3 सिंबल, ठीक है। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, और कार्बोनेट की भी वैलेंसी 2 ही होती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो वैसे आप लिख सकते हो, बट इसको कट कर दोगे तो ये सिंपली CaCO3 हो जाता है हमारा सिंबल, ठीक है। इतना क्लियर है। जब भी नीचे दोनों इक्वल ही आए, 2 2 आए, तो आप उसको कट करके सिंपली लिख सकते हो, ठीक है जी। इतना क्लियर हो चुका है आपको 4th क्वेश्चन तक। 5th और 6th क्वेश्चन हम इसी वीडियो में करने वाले हैं, तो जल्दी से 5th और 6th क्वेश्चन कर लेते हैं, बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th है, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको नेम बताने हैं एलिमेंट्स के जो इस कंपाउंड में क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है, ठीक है। पहले हम सिंबल से लिख लेते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसका होता है HBr, ठीक है। बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा और क्विकलाइम, ये आपको दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। पोटेशियम सल्फेट का क्या हो जाता है, इसका पोटेशियम का होता है K2SO4 होता है। अब इसके एलिमेंट्स के नाम बता देते हैं हम, कौन कौन से एलिमेंट्स यूज किए हैं, बस आना है। C का क्या होता है, कैल्शियम, और O से ऑक्सीजन, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, दैट इज कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ HBr की, तो पहला आपका हो जाता है हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट बेकिंग पाउडर, देखो Na आपका होता है सोडियम, H आपका होता है हाइड्रोजन,
C कार्बन, O3 ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम सल्फेट। तो इसमें क्या क्या है, इसके अंदर आपका एक तो पोटेशियम ही है, पोटेशियम हो गया, एस से सल्फर, ठीक है, ओ से आपका ऑक्सीजन। ठीक है, इतना क्लियर है। आपको एलिमेंट्स के नाम लिख लेते हैं, मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स के लिख दिए हैं। ठीक है, इनको मिला के, इन एलिमेंट्स को मिला के हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं इथेन। इसका होता है हमारा C2H2। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो हमें क्या करना है, C2 देखेंगे हम सबसे पहले। C2 मतलब कार्बन। ठीक है, तो 2 इंटू मास ऑफ द कार्बन एटम प्लस H होता है आपका हाइड्रोजन, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो ऐसे करके आप मोलर मास निकाल सकते हैं। तो पहले ए देखते हैं, दैट इज इथेन C2H2। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, 2 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का हम लिखेंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में फुल लिखना है। ठीक है, तो 2 इंटू कार्बन मास, कार्बन का कितना मास होता है, वो होता है आपका 12 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का आपका होता है 1। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 24 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 26। यू भी आप लिख सकते हो या फिर 26 ग्राम भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बी देख लेते हैं। नेक्स्ट सल्फर मॉलिक्यूल्स, तो इसका होता है S8। तो इसमें खाली सल्फर यूज हुआ है, तो दैट मीन्स 8 इंटू मास ऑफ सल्फर। ठीक है, मास कितना है सल्फर का, उसका होता है 32। तो इंटू कर दोगे तो आपका आ जाएगा 256 यू, या फिर आप लिख सकते हो ग्राम। ठीक है, दोनों ही चीजें आप लिख सकते हो। सी देखते हैं। सी है आपका फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स, दैट इज P4, और इसका एटॉमिक मास कितना है 31। देखो किसी किसी में आपको मास गिवन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है आपको कि एग्जाम में भी मास गिवन हो। तो देखते हैं P4 का, P4, तो 4 इंटू मास ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, कितना दे रखा था, 4 इंटू 31 दे रखा है आपको, तो ये हो जाता है 124 यू, या फिर आप लिख सकते हो 124 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं डी। आपको दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। हाइड्रोजन भी होगा इसके अंदर, एक तो हाइड्रोजन है और इसके अंदर एक क्लोरीन है। ठीक है, दोनों का ही मास की हमें ज़रूरत है। देखते हैं, तो ये आपका होता है HCl। तो ये आपका हो जाता है, मास होता है हाइड्रोजन का 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है 1 2, तो हम सिंपली लिखेंगे 1 प्लस आपका हो जाता है मास जो होता है क्लोरीन का, वो होता है 35.5 होता है। तो ये कितना हो जाता है 36.5 ग्राम हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रेट एसिड। तो नाइट्रेट होता है आपका, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है HNO3। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और इसके अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सबका चाहिए हमें। तो मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 गिवन है ऑक्सीजन में, 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए मास कितना है हाइड्रोजन का, वो होता है 1 प्लस नाइट्रोजन का होता है आपका 14 प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन होता है आपका 16। करते हैं प्लस 14 15, ये तो 15 हो जाता है, और इसको इन दोनों को करेंगे हम इंटू 6 3 8 आ जाएगा आपका, ये हो जाता है 48। तो मैं लिख देती हूँ 15 प्लस 48। ठीक है, आप टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 63 ग्राम्स। ठीक है, इतना क्लियर है। तो HNO3 आपका निकल जाता है 63 ग्राम। आप देख सकते हो पूरा ही। मैं आंसर्स जो हैं इन टेक्स्ट वाले, ये इन सब की ही पिक्चर्स क्लिक करके एक PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगी, तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में 6 क्वेश्चन तक किया है। 7 से लेकर 11 तक जो क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकेंड भी कल अपलोड हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो, सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम, फेसबुक पेज, ये सब पे फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।